हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। अपनी तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में हम सीडीपी कवर करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में सीडीपी में लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग, इन तीनों की व्याख्या भली भांति आपको करा चुका हूँ बहुत ही अच्छे से। आशा करता हूँ आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो पहले उनको देखेंगे, तब इस लेक्चर को देखेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं उन तीनों से संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तरी शामिल कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्याख्या सहित कराऊंगा और इसके बाद उनसे संबंधित एक लेक्चर आपको और मिलेगा, यानी कि उन तीनों महान मनोवैज्ञानिकों संबंधित प्रश्नोत्तरी का एक लेक्चर और मिलेगा। तो ये हमारा प्रश्नोत्तरी का पार्ट 1 है। आइए बिना टाइम गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला हमारा, क्या बोल रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों की स्वयं से बात करने को अहम केंद्रित भाषा कहा? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो आशा करता हूँ इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको बताया था। तो जीन पियाजे ने बच्चों की स्वयं से बात करने को अहम केंद्रित भाषा कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं और क्या जानना है। देखो, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। कहने का मतलब है जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कौन सी भाषा कहा? उन्होंने कहा अहम केंद्रित भाषा। बच्चों की खुद से बात करने को अहम केंद्रित भाषा कहा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो गया। तो फिर आगे, लेव वाइगोत्स्की ने इसे व्यक्तिगत वार्ता कहा। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने तो अहम केंद्रित कहा, लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? इन्होंने इसे व्यक्तिगत वार्ता कहा, यानी बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों का क्लियर हो गया। जीन पियाजे ने कहा अहम केंद्रित और लेव वाइगोत्स्की ने कहा व्यक्तिगत वार्ता। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए जानते हैं क्या बोल रहा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है? कहने का मतलब ये है, जीन पियाजे ने जो अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 4 चरण दिए थे। तो हमें बताना उनका दूसरा चरण यानी दूसरी अवस्था कौन सी है। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, इनकी दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ध्यान करो, जीन पियाजे की चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमें इसका समय बताना, 0 से 4 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 10 से 14 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, चौथी अवस्था, इसका समय 11 से 15 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। व्याख्या में देखो सारा इम्पोर्टेंट, औपचारिक तो है ही है, इससे अलग जो भी अवस्थाएं हैं उनको मैंने शामिल कर दिया। सबसे पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, इसका समय 0 से 2 वर्ष। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राप्त जानकारी को अपने अनुसार ढालना कहलाता है। कहने का मतलब है प्राप्त जानकारी को अपने अनुसार ढाल के रख लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन, समायोजन, समावेशन या इनमें से कोई नहीं? तो प्राप्त जानकारी को अपने अनुसार ढालना अनुकूलन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। आइए और क्या जानना है। अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, यानी कि प्राप्त जानकारी को अपने अनुसार से ढालना 2 हिसाब से ढाला जाता है। अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, समायोजन और समावेशन। पुरानी जानकारी को व्यवस्थित करना समायोजन कहलाता है और पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना समावेशन कहलाता है।
ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या में समझा चुका हूँ, यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब हम। कोलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। तो जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं दी हैं, तो हमें बताना है निम्न में से कौन सी नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। तो पूर्व रूढ़िवादी है, नैतिक रूढ़िवादी है, उत्तर रूढ़िवादी है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? फोर्थ। इनमें से कोई नहीं, फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं, देखो इसमें क्या क्या है। पूर्व रूढ़िवादी अवस्था के अन्य नाम: पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व परंपरावादी अवस्था, समय 3 से 10 वर्ष। फिर है नैतिक रूढ़िवादी अवस्था के अन्य नाम: परंपरावादी अवस्था, समय 10 से 13 वर्ष। फिर है उत्तर रूढ़िवादी अवस्था के अन्य नाम, उत्तर रूढ़िवादी अवस्था के अन्य नाम क्या है? यह है उत्तर नैतिक या उत्तर परंपरागत अवस्था। समय कितना है इसका? इसका समय 3 से 16 वर्ष। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम गवाए। निम्न में से जीन पियाजे का सिद्धांत है। हमें बताना निम्न सिद्धांतों में से वो सिद्धांत कौन सा है जो जीन पियाजे का है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। फिर देखो जो बाकी सिद्धांत है ये किन किन मनोवैज्ञानिक हैं। लेव वाइगोत्स्की तो आपने पढ़ लिया, आप समझ जाएंगे, लेकिन बाकी मैं आपको भी बता देता हूँ, अपकमिंग वीडियोस में मिलेंगी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, केवल संज्ञानात्मक विकास की बात हो तो जीन पियाजे का, लेकिन अगर सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात है तो ये किसका है? लेव वाइगोत्स्की का। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत या प्रयास और भूल का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का। पढ़ेंगे इनके बारे में अपकमिंग वीडियोस में। मैंने शामिल कर दिया क्वेश्चन में, ऑप्शंस में था इसलिए, ठीक है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है किसका? ये है स्किनर का। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्यक्ति को संज्ञान समाज से ही होता है, संबंधित है, मतलब कि व्यक्ति को संज्ञान समाज से ही होता है। इसका संबंध किस सिद्धांत से है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना या निर्मितवाद का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध है हमारा, देखो संज्ञान किससे होता है? संज्ञान होता है समाज से, तो कौन सा हो जाएगा? संज्ञानात्मक और सामाजिक, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ देखते हो मैंने और क्या शामिल किया इसमें। सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत, इसका मतलब ये है कि विकास सामाजिक संस्कृति का परिणाम होता है। फिर है सामाजिक संरचना या निर्मितवाद का सिद्धांत, इसका मतलब ये है कि ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना समाज से ही होती है। मतलब कि ज्ञान की जो संरचना बनती है बच्चे की वो समाज से ही बनती है। जिस समाज में, जैसे समाज को बच्चा बिलोंग करेगा वैसे ही समाज से वह सीखेगा और आने वाले समय में उसी के अनुरूप वह ढल जाएगा, ठीक है। इसी के बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा संबंधित है कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, या इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, इसका संबंध लेव वाइगोत्स्की से है। मतलब कि कोई भी बालक उसी से सीखना चाहेगा जो उससे ज़्यादा जानता होगा या जिसका स्तर उससे ऊंचा होगा, ठीक है। वीडियो में सब कुछ बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है। जब लेव वाइगोत्स्की की बात है तो एक बात और जोड़ दी, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा तो ही गया, और संभावित विकास का क्षेत्र भी लेव वाइगोत्स्की की ही देन है। डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर, कुछ ही पूछ सकता है वो, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, ZPD में दी गई सहायता है। ZPD क्या है? ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल
जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमें बताना है कि जेडपीडी में दी गई सहायता कैसी, स्थायी, अस्थायी, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो जेडपीडी के दौरान जो दी गई सहायता होती है वो एक स्थायी सहायता होती है, ठीक है। आइए देखते हैं। जेडपीडी में दी गई सहायता समस्या के बीच में दी गई स्थायी सहायता होती है। जैसे जब बच्ची पाँव को सीधा जोड़ने में फंसेगी तभी उसे प्राप्त मदद सहायता करेगी। किसी बच्ची ने खिलौना तोड़ दिया, तोड़ के जोड़ रही है उसे, सब कुछ जोड़ दिया लेकिन पाँव नहीं जोड़ पा रही है, तभी उसे बीच में सहायता दे दी गई, तो वो सहायता क्या कहलाएगी, जेडपीडी कहलाएगी और वह एक स्थायी सहायता होगी। वीडियो में अच्छे समझाया है, आगे आते हैं। स्कैप फोल्डिंग में दी गई सहायता है। स्कैप फोल्डिंग में दी गई सहायता कैसी सहायता है, स्थायी, अस्थायी, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो स्कैप फोल्डिंग में दी गई सहायता है ये एक अस्थायी सहायता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं। समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में वयस्क द्वारा दी गई अस्थायी सहायता स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। मतलब कि ये सहायता कब दी जाती है, शुरू में दी जाती है, और वो जो जेडपीडी हमने अभी पढ़ा है वो कब दी जाती है, वो बीच में दी जाती है। ये स्थायी है और उस दौरान जो सहायता दी जाती है वो अस्थायी। जैसे चलना सीखने के शुरुआती में माता पिता का बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाना, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट, स्कैप फोल्डिंग का अन्य नाम नहीं है। ढांचा निर्माण, मचान, पाड़, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो स्कैप फोल्डिंग को अन्य किन नामों से जाना जाता है, ढांचा निर्माण भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं, पाड़ भी कहते हैं। तो आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खालिस्तान खालिस्तान से पहले है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या पहले, भाषा या विचार? तो मैंने आपको बताया था व्याख्या जब पढ़ा रहा था इनकी मैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विचार से पहले है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आइए और इसके बारे में क्या जानना है, देखो। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आरंभिक 2 वर्षों तक बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है, यानी कि भाषा ही विचार से पहली होती है। 2 वर्षों बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद, जब 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा का उदय हो जाता है, यानी बच्चा शब्दों का प्रयोग करने लगता है, विचार का प्रकटीकरण आसानी से हो जाता है, अतः भाषा विचार से पहले है। कहने का मतलब है विचारों का प्रकटीकरण आसानी से होने लगता है, यानी कि भाषा विचार से पहले रहती है फिर भी। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विचार से पहले है, और जीन पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले है। सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया हमने, ठीक है। फिर आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, भाषा और विचार नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? जीन पियाजे की, लेव वाइगोत्स्की की, कोलबर्ग की, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा और विचार, देखो भाषा विचार से पहले किसके अनुसार है, भाषा विचार से पहले। तो आप कहेंगे अभी तो पढ़ा हो, पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो पुस्तक भी तो इन्हीं की होगी ये, सिंपल ट्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आगे आते हैं। भाषा में विचार इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, लैंग्वेज एंड थॉट। ये मैंने शामिल क्यों किया, क्योंकि एग्ज़ाम में भाषा और विचार एग्जामिनर भाषा और विचार नामक पुस्तक ना देकर हमें लैंग्वेज एंड थॉट नामक पुस्तक भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोल रहा है, इसको थोड़ा नीचे करेंगे 14 क्वेश्चन को। छुप जा रहे हैं, छुप गए सारे नज़ारे। नो प्रॉब्लम। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खालिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय, कक्षा, घर, या ये था खेल आपका, ये तो मैंने टिक पहले ही कर दिया, कोई नहीं, ये आंसर है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जब खेलता है तो खेलते खेलते सामाजिक होता है, और उन्होंने इसी को इम्पोर्टेंस दिया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। आते हैं फिर
वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय किसने दिया? अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसान, लेव वाइकोत्स्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय जीन पियाजे ने दिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। आइए, है क्या ये बता चुका हूँ। वस्तु भले भले ही आंखों से ओझल हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है, तो ये वस्तु स्थायित्व कहते हैं इसे। इसका संप्रत्यय किसने दिया? इसका संप्रत्यय दिया है जीन पियाजे ने। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं। इसको थोड़ा और नीचे करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये फोर्थ ऑप्शन इसका फोल्डिंग है, इसको समझ जाएंगे आप। चलो देखते हैं हम। किसी वस्तु या आकृति को बिगाड़कर पहले जैसा करने का प्रयास खालिस्तान कहलाता है। तो किसी वस्तु या आकृति को बिगाड़कर पहले जैसे करने का प्रयास क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका संक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। देखो संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, किसी वस्तु को बिगाड़कर पहले जैसा करना। जैसे बच्चे खिलौने को तोड़कर जोड़ते हैं, ये बच्चों में तो आती होती हैं ये। फिर एक ऑप्शन में जीववाद है। जीववाद क्या होता है? बच्चे आसपास की वस्तु एवं खिलौनों को जीवित समझकर भ्रमित हो जाते हैं कि इनमें भी जीवन है, इसे जीववाद कहते हैं। जैसे हम देखा नहीं बच्चे कैसे करते, मेरी गुड़िया ने भी खाना नहीं खाया है, मेरा गुड्डा भी मेरे पास सोएगा। तो बच्चे आसपास की वस्तु एवं खिलौनों को जीवित समझकर भ्रमित हो जाते हैं, सोच समझते हैं कि इनमें भी जीवन, इसे जीववाद कहते हैं। जीववाद मीन्स एनिमिज्म, ठीक है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 17 क्वेश्चन बोल रहा है, बच्चे द्वारा एक कार्य को सीखने के बाद उसे बार बार करके आनंदित होना कहलाता है। तो बच्चे द्वारा एक कार्य को सीखने के बाद उसे बार बार करके आनंदित होना कहलाता है। क्या अनुकरण है, परावर्ती क्रिया है, संक्रिया है, या फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। तो पहली बात तो मैं तो ये समझता हूँ इसका आंसर तो आपका परावर्ती क्रिया है ही है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि आप इन चारों का मतलब समझ गए होंगे, व्याख्या इतने अच्छे से पढ़ पाई हुई। इसका आंसर तो सेकंड है ही है। अनुकरण क्या होता है, संक्रिय क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आगे देखो, मैंने व्याख्या में सबको शामिल कर दिया। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो परावर्ती व्यवहार मीन्स मतलब कि जो क्रिया बच्चा एक बार सीख जाता है उसे वो बार बार करता है अपने आनंद के लिए, उसे आनंदित महसूस होता है, इसे बच्चा अपने आनंद की अनुभूति के लिए करता है। परावर्ती क्रिया को अपवर्ती क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। फिर देखो तो थोड़ा और ऊपर करेंगे, परावर्ती क्रिया को अपवर्ती क्रिया भी कहते हैं। फिर अनुकरण की बात करते हैं। इसे बच्चा अपने आनंद की अनुभूति के लिए नहीं करता, बल्कि आपको दोहराता है। कहने का मतलब परावर्ती क्रिया का मतलब भी वह हो गया बार बार करना एक काम को, ठीक है। लेकिन अगर आनंद के नहीं कर रहा तो परावर्तित क्रिया है वो, और आपको दोहरा रहा है तो वो है अनुकरण। फिर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या था? जो व्यवहार जन्मजात होते हैं उन्हें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं, सिंपल, ठीक है। जैसे हंसना, रोना आदि को सीखना नहीं पड़ता, ये बच्चे की मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। किसी बच्चे को रोना सिखाया नहीं जाता, बच्चा जन्म लेते ही रोना आरंभ कर देता है। तो ऐसे व्यवहार जो बच्चे की मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं और उन्हें सिखाया नहीं जाता, क्या कहलाते हैं? वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहलाते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन हमारा, अविलोम्यता का अन्य नाम नहीं है, तो हमें बताना है अविलोम्यता का अन्य नाम कौन सा नहीं है। अनुक्रमणशीलता, अपलटावीपन, अप्रतिवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो अविलोम्यता को अनुक्रमणशीलता भी कहते हैं, अपलटावीपन भी कहते हैं, अप्रतिवर्ती भी कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा आंसर हो गया। जानते हैं अविलोम्यता है क्या? पहली बात तो मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
एक बार शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने पर बालक का शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं आना अवलोम्यता कहलाता है। कौन सा शुरुआती बिंदु, कैसा शुरुआती बिंदु, इसके लिए लास्ट वीडियोस में जाओ आप, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये भी नीचे को करने पड़ेंगे, कोई नहीं कर लेते हैं। मूल आकृति में थोड़ा सा भी फेरबदल होने पर बच्चा मूल आकृति को भूल जाता है, इसे कहते हैं संरक्षण कहते हैं, संरक्षण का अभाव कहते हैं, अवलोम्यता कहते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका अवलोम्यता का अभाव कहते हैं। तो मूल आकृति की बात हो रही है, तो आकृति में फेरबदल होने पर बच्चा मूल आकृति को भूल जाता है, इस दिक्कत को क्या कहते हैं, ये है हमारा संरक्षण का अभाव, बच्चा संरक्षित नहीं कर पाया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आइए जानते हैं आगे, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो अगर बच्चा मूल आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी नहीं पहचान पाता, आकृति की बात है, तो उसे बोलेंगे संरक्षण का अभाव। और अगर यही काम अक्सर गिनती आदि में होता तो उसे बोलेंगे अवलोम्यता। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आकृति की बात हुई थी, तो इसलिए संरक्षण का अभाव है। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, बच्चे से बोलो ये नहीं बन रहे हैं, दोबारा बनाएंगे, चलो बच्चे से बोलो, बोले ये क्या है, कुछ थोड़ा क्लियर नहीं बनना लेकिन समझना, बोले फूल, अच्छा बोले बेटा एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये क्या है, बोले कमल का, नहीं बोले ये क्या है, तो इसे तो बताया था उसने पत्ती। अब बोले अब ये क्या बन गया, बोले अब ये बन गया कमल का फूल, बोले पत्ती कहाँ गई, तो नहीं बता पाएगा। तो ये क्या हो गया, आकृति में फेरबदल कर दिया हमने और बच्चा नहीं पहचान पाया, तो इसे बोलेंगे संरक्षण का अभाव, ठीक है। इसी के साथ देखो ये पत्ती था, ये पत्ती, बच्चे बोले बेटा ये क्या है, बोले पत्ती, फिर बाद में ये और बना दो, तो वो नहीं बता पाएगा पत्ती कहाँ गई, इसी को बोलते हैं हम संरक्षण का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी घटना को सिर्फ एक संकुचित तरीके से समझना खालिस्तान कहलाता है। किसी भी घटना को सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से समझना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, अनुकूलन या फिर संतुलन। तो किसी भी घटना को सिर्फ एक संकुचित तरीके से समझना कहलाता है आपका केंद्रीकरण। जैसे बच्चे के माता पिता घर से बाहर जा रहे हैं, बोले बेटा आप ध्यान रखना कुत्ता किचन में आके दूध ना पी जाए, ठीक है। तो कि कुत्ता नहीं आ जाए, तो बच्चा क्या काम करेगा, कुत्ते को देखते रहना आप, ठीक है। तो बच्चा क्या काम करेगा, वो चलेगा, बच्चा देखता रहेगा कुत्ते को, कुत्ता आएगा दूध भी पी गया, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा आए, बोले बेटा कुत्ते को देखा, बोले हाँ डैडी देखा, अरे ये तो सारा दूध पी गया, आप तो कह रहे आपने कुत्ते को देखा, अरे डैडी आपने देखने को ही तो बोला था। यानी कि एक किसी बात को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखना ही हमारा कहलाता केंद्रीकरण, और एक बात को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना कहलाता है विकेंद्रीकरण। जैसे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है हमारा, बड़े होने के बाद बड़े लोग एक ही बात को काफ़ी दृष्टिकोणों से देखते हैं। देखो वयस्कों द्वारा एक ही घटना को कई तरीकों से समझना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो ये मैंने आपको मोस्ट 20 क्वेश्चंस व्याख्या सहित दे दिए हैं। अगले पार्ट में भी आपको क्वेश्चन आंसर ही मिलेंगे इससे संबंधित, क्योंकि लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग ये आपकी CDP की जान है। जान मीन्स इनसे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अगर दिक्कत आ रही हो तो आप लास्ट वीडियो देखेंगे। इससे पिछला लेक्चर मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने आपको टाइम एंड वर्क के टॉप 20 क्वेश्चन दूंगा, व्याख्या से ही समझा रहा हूँ। वीडियो लंबी हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन शामिल किए उसमें जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद बहुत, और ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए प्लीज़। इस चैनल को उन लोगों तक पहुँचाइए जो बिल्कुल पढ़ने के इच्छुक हैं,
क्योंकि आप खुद समझ पा रहे होंगे CDP इन्वायरमेंट ये हो जाएंगे जब इनका लगभग 50 या 60% कोर्स करवा दूंगा तो इन्हें कुछ समय के लिए रोक के इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे, कुछ और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब आप पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए चैनल को। बहुत जल्दी ही आपको मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।